रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 23। अब तक सानिया अपनी नजरें उठाकर विक्रम को देखती है। विक्रम हंसते हुए सानिया के करीब आता है, उसके दोनों गालों को अपनी मुट्ठी में जोर से दबोच लेता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखें अत्यंत क्रूर हो गई थीं। वह सानिया की आंखों में घूर कर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो तुमने मुझे खुद को सौंप दिया। फिर हंसते हुए, वाह क्या अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, सानिया। सानिया उसे परेशानी और सवाल भरी आंखों से देखती है। उसकी आंखों में सवाल देखकर विक्रम उसके गालों पर अपनी पकड़ और कसते हुए जहर उगलती आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? मुझे अच्छे से पता है आज तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। तो ये तो बोलो ही मत कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने तुम्हें छुआ है। तुम्हारी ये मासूमियत, ये सिर्फ एक नकाब है। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। मैंने खुद को आपको सौंप दिया। हाँ हाँ हाँ, इतना बोल विक्रम फिर से हंसने लगता है। अब आगे विक्रम की सारी बातें सुनकर सानिया का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ जाता है। वह घबरा जाती है पर जल्दी खुद को संभालकर अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर रोते हुए बोलती है, आप मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हैं विक्रम। छः, आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? और जिन लड़कों की आप बात कर रहे हैं वो बस मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं। मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं। मुझे छूने वाला इकलौता इंसान बस आप ही हो। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं तो वो देखिए। सानिया रोकर बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए सबूत कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। विक्रम उसकी बात सुन पीछे पलटकर देखता है तो उसके आंखों के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि बिस्तर ब्लड स्टेन्स थे। उसके बदले हुए भाव देखकर सानिया के चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह सोचती है कैसे रात को उसने चालाकी से बिस्तर पर खून के धब्बे डाले थे। अगर वह ये न करती तो शायद विक्रम उसकी बातों में न आ पाता। सानिया विक्रम को देख रोते हुए, अब आपको यकीन हुआ मेरी बात का कि मैं सच कह रही हूँ? मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ विक्रम जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। विक्रम उसका हाथ झटककर अपनी जगह से उठ जाता है और उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर कहता है, तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरे लिए तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो, समझी? और तुम जो सपने देख रही हो कि इन सब के बाद मैं तुम्हें अपना लूंगा या तुमसे शादी करूंगा, तो भूल जाओ। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। मेरी पत्नी बस एक लड़की बनेगी और वह है मायरा। और तुम मायरा की परछाई के बराबर भी नहीं हो। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो और अपनी ये शक मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। इतना बोल विक्रम वहां से जाने लगता है। सानिया उसकी बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेती है और विक्रम की जाती हुई पीठ देखकर बदले की आवाज में कहती है, आपको क्या लगता है कि मायरा कभी आपको अपनाएगी? ये सब होने के बाद भी जब उसे पता चलेगा आप मेरे साथ वो सब कर चुके हैं, फिर भी उसके पीछे पड़े तो वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। विक्रम चलते हुए अचानक उसकी बात सुन रुक जाता है। वह पलटते हुए उग्र स्वर में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मायरा मेरे बारे में क्या सोचती है। और वो मेरा जुनून है और उसे मेरा होना ही पड़ेगा, समझी? किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इतना बोल विक्रम दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। सानिया अपनी जगह से उठकर क्रोध में टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर मारती है और चीखकर बोलती है, आह मायरा, मायरा, इस मायरा की तो मैं। फिर उन्माद में हंसती है, वेल विक्रम बेबी, अब मायरा तुम्हारी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। तुम्हें तो मेरा होना ही पड़ेगा। और मैं भी देखती हूँ अब तुम खुद को कैसे मुझसे दूर रख पाते हो। आखिर इतना दर्द मैंने यूं ही तो नहीं सहा है। विक्रम बेबी, तुम तो जानते भी नहीं कि मैंने तुम्हें कौन सा ड्रग दिया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्दी विक्रम बेबी हम फिर से एक बिस्तर पर होंगे, एक साथ एक दूसरे की बाहों में। फिर सानिया एक शैतानी मुस्कान करते हुए अपने अहंकार में बोलती है, विक्रम बेबी तुम उस कहानी के हीरो हो, रिच, हैंडसम और पावरफुल। और एक हीरो बस हीरोइन का होता है, जो कि मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। अपनी वासनापूर्ण जीत का एहसास और विक्रम के तिरस्कार का तीखा जहर मन में लिए सानिया अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। आखिर उसने विक्रम को बहुत मजबूत रख दिया था, जिसका कुछ साइड इफेक्ट उस पर होना स्वाभाविक था। पर सानिया नहीं जानती थी कि वह जहां जा रही है वहां उसके साथ क्या होने वाला है।
सानिया अहंकार से 7 सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, पर उसके कदम नीचे की दूसरी सीढ़ी पर ही रुक जाते हैं। हॉल का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके अंदर में अजीब सा डर और संदेह भूल जाता है। ये सब क्या है? उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। पूरा होटल हॉल मीडिया वालों से खचाखच भरा था। होटल का स्टाफ और बाउंसर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मीडिया वाले कहाँ रुकने वाले थे। और मीडिया वालों के बीच में ही विक्रम फंसा हुआ था। पत्रकार उन्माद में बार बार उसके चेहरे के पास माइक ले जाकर चिल्ला रहे थे, मिस्टर विक्रम सहाय, आपकी होने वाली पत्नी के भाई पर इतने सारे इल्जाम लगे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको पता था? आप जानते हैं कि शान ने क्या किया है? मिस्टर सहाय, जवाब दीजिए। मिस्टर विक्रम, आपकी वाइफ का भाई एक रेपिस्ट है, एक पत्रकार ने अग्रेसिव लहजे में चिल्लाया। मिस्टर विक्रम सहाय, आपके होने वाली पत्नी का भाई एक हत्यारा है। क्या आप अभी भी मिस सानिया से शादी करेंगे? दूसरा पत्रकार, संदेह पैदा करते हुए, शान के किए गए अमानवीय कृत्यों को जानने के बाद भी क्या आप एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसकी पारिवारिक जड़ें अपराध से जुड़ी हैं? जवाब दीजिए। एक महिला पत्रकार, विक्रम के निजी जीवन पर हमला करते हुए, कल की पूरी रात आप अपनी होने वाली पत्नी सानिया के साथ अकेले थे। इसका मतलब आपका और उनका संबंध बहुत ही गहरा है। तो क्या आप अब अपनी होने वाली पत्नी से शादी करेंगे या आप उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे? एक पत्रकार ने विक्रम के परिवार को लपेटा। मिस्टर सहाय, आपकी फैमिली क्या एक ऐसे लड़के की बहन से आपकी शादी कराएगी जिसके भाई ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है? समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आगे क्या करेंगे? विक्रम से लगातार अलग अलग तरह के सवाल किए जा रहे थे, पर वह बस गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचे उन मीडिया वालों की बातें सुन रहा था। उसका का दिमाग भयंकर उथल पुथल में था। एक तरफ सानिया के साथ हुई रात की घटना, दूसरी तरफ शान का क्राइम और मायरा का जुनून। वह अब सिर्फ विक्रम सहाय नहीं था, वह राठौर परिवार के अपराध का एक शिकार बन चुका था। उसका चेहरा तमतमा गया था। उसने दांत भींच लिए। वह वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मीडिया उसे जंजीरों में जकड़े हुए थी। उनके सवाल सुनकर उसका सिर घूमने लगा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने गार्ड को कुछ इशारा किया तो उन लोगों ने जबरदस्ती एक रास्ता बनाया और विक्रम एक भी शब्द कहे बिना भीड़ को चीरता हुआ अपनी कार की तरफ दौड़ गया और उसकी कार तेजी से बस से निकल गई। विक्रम के जाने के बाद मीडिया वालों की नज़र सीढ़ियों पर खड़ी सानिया पर पड़ती है और सब एक साथ सानिया पर टूट पड़ते हैं। माइक बिल्कुल उसके चेहरे के पास ले जाकर सवाल करना शुरू कर देते हैं। मिस सानिया, आप मिस्टर विक्रम के साथ क्या कर रही थीं? क्या आप दोनों अकेले में अपना बर्थडे एक साथ मना रहे हैं? क्या आपको पता है आपके भाई ने क्या क्या किया है? मिस सानिया, आपके भाई साहब शान राठौर पर मर्डर और रेपिस्ट का इल्ज़ाम है। उन्होंने अपने कॉलेज की मासूम लड़कियों का रेप और मर्डर किया है। क्या आपको इस बारे में पता था? आपके पिता ने ऐलान कर दिया है कि उनका आपसे भाई कोई लेना देना नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिस सानिया, बताएं, क्या आपका भाई जो दुनिया के सामने मासूमियत का मुखौटा पहनकर रहता था, उसका इतना काला भयंकर चेहरा है? वह आदमी है, उसने न जाने कितने लोगों की जान ली है। क्या आपको कुछ पता था? क्या आप भी उसकी तरह हैं? क्या आप भी ड्रग लेती हैं? क्या आपके भी बहुत सारे संबंध हैं? जवाब दीजिए, मिस सानिया। मीडिया वालों के सवाल थम नहीं रहे थे और सानिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ आ गया था जरूर शान के साथ कुछ बड़ा हुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में डर भर गया। सानिया अभी तक मीडिया के सवालों के जहरीले डंक से उबर नहीं पाई थी। वह कुछ सोच समझ पाती या वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ पाती, तभी उसके सिर पर आकर एक सड़ा हुआ टमाटर लगता है। सानिया दर्द से तिलमिला उठी और नजर उठाकर सामने देखती है तो वहां एक कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथों में सड़े हुए टमाटर और अंडे थे। लोगों को क्रोध में देखकर मीडिया भी साइड में हटती है, लेकिन रिकॉर्डिंग जारी रखती है। सामने खड़े लोग उग्र गुस्से में चिल्ला रहे थे, उसी राक्षस लड़के की बहन है ये भी उससे मिली हुई है। इसने भी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। ये भी उसी की तरह ड्रग लेती है। बुरी इंसान है ये। इसने भी अनेक मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है। हत्यारे की बहन। तरह तरह के घिनौने इल्जाम लोग सानिया पर लगा रहे थे। सानिया का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वह अब बस कैसे भी करके वहां से निकल जाना चाहती थी।
एक पल के लिए उसे लगा जैसे दुनिया की सारी नफरत उसी पर बरसाई जा रही है। अंडों और टमाटरों की बौछार उस पर लगातार हो रही थी। उसके पूरी शरीर से अब सड़ी हुई, बदबूदार सामग्री से गीली हो चुकी थी। उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी और आंखों में आंसू और अपमान भर गया था। वह अब बस अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग जाना चाहती थी, इसलिए वह गुस्से और भय में होटल स्टाफ की तरफ देखती है, डर से अपने कपड़े ठीक करती है और दौड़ने लगती है। जब वह वहां से भाग रही थी तो लोग पीछा करते हुए उस पर अंडे और टमाटर मार रहे थे। सानिया जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंचती है और जल्दी से उसमें बैठकर तेजी से वहां से निकल जाती है। सानिया की कार तेजी से राठौर मैंशन की ओर जा रही थी। करीब 30 मिनट की तेज और रेस्टलेस ड्राइविंग के बाद सानिया अपनी कार राठौर मैंशन के बाहर रोकती है। पर राठौर मैंशन के बाहर का माहौल भी सामान्य नहीं था। गेट पर ढेरों रिपोर्टर और कुछ अन्य लोग खड़े थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अधिक थी, इसलिए उनमें से कोई भी अग्रेसिव व्यवहार नहीं कर रहा था और न ही कोई अंदर जाने की जिद कर रहा था। शायद वे सब किसी का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वहां जमे हुए थे। तभी सबकी नज़र सानिया की कार पर पड़ती है और उन सबके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वे एक दूसरे को इशारा करते हुए तेजी से सानिया की तरफ दौड़ लगाते हैं। सानिया कार से निकलने ही वाली थी कि उन सबको अपनी तरफ दौड़ते देख वह डर से कार को अंदर से लॉक कर लेती है। रिपोर्टर उसकी कार को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं और अब थोड़ा अग्रेसिव व्यवहार करने लगते हैं। सानिया, जो पहले ही डरी हुई थी, अब और ज्यादा खौफ में आ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जन्मदिन की अगली सुबह, जिसे उसने बहुत खूबसूरत सोचा था, अब उसके लिए एक डिजास्टर बन जाएगी। उसे संभलने या समझने का मौका ही नहीं मिला था कि आखिर हुआ क्या है। जब वह देखती है कि ये रिपोर्टर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे, तो वह अपने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। इतनी जल्दबाजी में उसे उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसे अपने पर्स में अपना फ़ोन मिलता है। वह सोचती है कि वह किसे फ़ोन करे। उसके सोचने पर केएसआर का चेहरा सामने आता है। एक वही है जो इतनी ताकत रखते हैं कि उसे आसानी से इस मुसीबत से बचा लें। सानिया केएसआर का नंबर डायल करती है, लेकिन क्या केएसआर उसका फ़ोन उठाएंगे? नहीं, केएसआर ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तो वह माही जी का नंबर डायल करती है, लेकिन दोबारा कोई जवाब नहीं। आखिरकार हार मानकर वह वीर को कॉल लगाती है। पहली बार में तो वह भी फ़ोन नहीं उठाता, पर दूसरी बार में वीर कॉल उठा लेता है। सानिया जल्दी जल्दी घबराते हुए बोलने लगती है, हेलो हेलो भाई, मैं सानिया बोल रही हूँ। भाई, आप कहाँ हो? वीर सानिया की इतनी घबराई हुई आवाज़ सुनकर उसे शांत कराते हुए कहता है, हेलो सानिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? मैं तो घर पर ही हूँ सानिया, पर तुम्हें क्या हुआ है और तुम हो कहाँ? सानिया वीर की बात सुन, भाई, मैं कार में घर के बाहर हूँ। भाई, ये रिपोर्टर ने मेरी कार को ब्लॉक किया हुआ है। भाई प्लीज़ मुझे आकर यहाँ से निकालो। पता नहीं क्या है ये सब मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। भाई प्लीज़ जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं मेंशन के बाहर हूँ। वीर सानिया की बात सुन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, व्हाट? तुम घर के बाहर क्यों हो सानिया? क्या तुम भूल गई? दादू ने किसी को घर से बाहर जाने से मना किया था आज के लिए। तो तुम बाहर क्या कर रही हो? और तुम बाहर किस लिए गई हो? उसकी आवाज़ में अजीब सी गंभीरता थी। सानिया वीर की बात सुन गुस्से से भर जाती है और अपना गुस्सा दबाते हुए कहती है, भाई प्लीज़, मैं आपको सब बताऊंगी और प्लीज़ अभी आप मुझे यहाँ से निकलवाए, प्लीज़। वीर गहरी सांस लेते हुए बोलता, ओके, तुम 2 मिनट रुको, मैं गार्ड्स को भेजता हूँ। इतना बोल वीर कॉल काट देता है और जल्दी से गार्ड को फ़ोन लगा देता है। फिर वह अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से तेजी से नीचे और बाहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ कार में बैठी सानिया कॉल कटने के बाद अपना हाथ गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मारती है और चीखते हुए कहती है, आह, कैसे बेवकूफ़ भाई है ये। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये मेरे अपने भाई हैं या कहीं मेरी माँ के अफेयर का नतीजा तो नहीं। यार, कोई इतना इडियट कैसे हो सकता है? एक ये है और एक वो शान। पता नहीं उसने अब ऐसा क्या कर दिया है कि सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। आह,
बस मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ एक बार, फिर बताती हूँ इन सबको। सानिया राठौर को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। इतना बोल वह कार से बाहर देखती है, जहाँ मीडिया और कुछ लोग अभी भी उसकी कार को घेरे खड़े थे। तभी कुछ गार्ड आ जाते हैं और वे उन मीडिया वालों को साइड करने लगते हैं और सानिया की कार को अंदर जाने की जगह देते हैं। सानिया तेजी से कार चलाकर मेंशन के अंदर चली जाती है। इधर मेंशन में वीर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ बाहर जा रहा था। उसे ऐसे घबराए हुए जाते देख सबकी नज़र उस पर चली जाती है। केसार उसे देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं और अपनी ठंडी आवाज में उसे देख कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम, वीर। वीर, जो चलते हुए आया था, केसार की बात सुन थम जाता है और पलटता हुआ उनकी तरफ देखता है। केसार अपने बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ सोफे पर एक पर दूसरे पर चढ़ाकर बैठे उसे देख रहे थे। वीर उनकी तरफ देखकर कहता है, डैड, वो सानिया बाहर है। मीडिया वालों ने उसे घेर लिया है और अंदर नहीं आने दे रहे, तो मैं बस उसी को। लेकिन केसार उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ते हैं, तो गार्ड्स को फोन कर दो। तुम्हें खुद वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वीर। क्या तुम चाहते हो कि मीडिया तुम्हें भी देखकर वही सब सवाल करे, या तुम्हें भी ह्यूमिलिएट करे जैसे शान को कर रहे हैं। वीर उनकी बात सुन ना में सिर हिला देता है। केसार उसकी ना सुनकर कहते हैं, तो गार्ड्स को बोल दो, वो सानिया को सेफ्टी से ले आएंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, पर तुम इन बातों को अपने ऊपर नहीं ले पाओगे, इसलिए तुम यहीं रहो। इतना बोल केसार चुप हो जाते हैं। वही वीर उनकी बात सुन अपनी मुट्ठी कस लेता है और अपना सिर नीचे कर लेता है। हाँ, केसार ने सच कहा था, वह इस तरह की बातों को अपने ऊपर नहीं ले पाता है। उसके पास में एक इंसिडेंट हुआ था, जहां एक लड़की ने उस पर जबरदस्ती का इल्जाम लगाया था, जबकि वो उस लड़की को पसंद करता था, पर वह लड़की एक गोल्ड डिगर थी। उसने उसे पैसे के लिए फंसाया था, जबकि उसने कुछ नहीं किया था, और यह बात उसे मानसिक रूप से बहुत प्रभावित कर गई थी। फिर केसार ने ही उसकी मदद की थी इस सब से निकलने में। इस बारे में घर में किसी को नहीं पता है उनके सिवा। यही सब एक बार और याद कर वीर की आंखें नम हो जाती हैं और वह चुपचाप अपने कदम पीछे ले लेता है। दुनिया में दो ध्रुवों पर खड़े लोग होते हैं, वह जो दर्द देता है और वह जो दर्द सहता है। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही पीड़ित हों, कभी कभी लड़के भी इस क्रूर समाज में शिकार बन जाते हैं। एक तरफ शान जैसा क्रूर पुरुष था, जिसने अनेकों मासूम लड़कियों की जिंदगियां रौंद डाली और जिसने शायद ही अपने कामों पर कभी पश्चाताप महसूस किया हो। वह नफरत का पात्र था। और दूसरी तरफ वीर जैसा कोमल हृदय वाला लड़का था, जिस पर एक स्वार्थी लड़की ने झूठा इल्जाम लगा दिया। यह इल्जाम इतना भयानक था कि उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। अन्याय का विष पीड़ित के मन में सबसे गहरा उतरता है। उसके मन में हर रिश्ते को लेकर एक अविश्वास की काली दीवार खड़ी हो गई है। हो सकता है भविष्य में वह किसी लड़की के करीब जाने से भी कतराए, क्योंकि उसे पता है गलतफहमी या झूठे आरोप का बोझ कितना असहनीय होता है। वहीं जो लड़कियां शान के अत्याचार की शिकार हुईं, उनका दर्द अकल्पनीय है। उनके शरीर पर लगे घाव तो शायद समय के साथ भर जाएं, पर उनके मन और आत्मा पर जो गहरा आघात लगा है वह कभी नहीं भरने वाला। उनके लिए कोई भी पुरुष अब प्यार या सहारा नहीं, बल्कि एक थ्रेट बन चुका है। वह कभी भी अपनी जिंदगी में किसी लड़के को ला नहीं पाएंगी, क्योंकि हर स्पर्श उन्हें डर और पुरानी पीड़ा की याद दिलाएगा। यह अंधेरा समाज है, जहां अपराधी चाहे पुरुष हो या स्त्री, पीड़ित चाहे लड़का हो या लड़की, निशाने पर हमेशा वो होता है जो कमजोर पड़ता है। बैक टू द स्टोरी। और वाह, कुछ ही पल बाद सानिया भागते हुए अंदर आती है। उसकी हालत भयंकर थी, पूरे शरीर पर सड़े हुए टमाटर और अंडों की बदबू, गंदे कपड़े, कुल मिलाकर वह अपमान की जीती जागती तस्वीर लग रही थी। वह अंदर आकर देखती है तो घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और गंभीर था। उसकी मॉम, डैड और घर की सारी महिलाएं और पुरुष हॉल में बैठे थे, पर सब खामोश थे। लेकिन सानिया को देखते ही सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सानिया की दुर्गंध और दयनीय हालत को घूरकर देखने लगते हैं। वीर सानिया की हालत देख जल्दी से उसके पास आता है और उसकी हालत देखकर विचलित होकर कहता है, सानिया, ये क्या हुआ? ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? सानिया रोते हुए वीर को गले लगा लेती है और बहुत मासूमियत भरी आवाज में कहती है, भाई, मैं जब घर आ रही थी तब मीडिया वालों ने ये सब किया मेरे साथ। भाई, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्या हुआ है भाई, ये सब क्या है? वीर उसकी बात सुन कहता है, पर तुम थी कहाँ सानिया? सानिया उसकी बात सुन चुप हो जाती है। तभी दीपिका पीछे से अपने फोन में देखते हुए बोलती है, सानिया कल रात विक्रम के साथ थी। सब उसकी बात सुन चौंक जाते हैं। वह अपना फोन दिखाते हुए कहती है, ये देखो, मैंने अभी न्यूज़ में देखा। कल रात सानिया और विक्रम साथ थे और मीडिया ने इन लोगों को होटल में एक साथ कैप्चर कर लिया जब ये होटल से निकल रहे थे। दीपिका की बात सुन दीपा जी, जो सानिया को देख रही थी, सख्त आवाज में कहती है, व्हाट इज दिस सानिया? ये सब क्या है? तुम कल सारी रात विक्रम के साथ क्या कर रही थी? हाँ, माना कि वह तुम्हारा मंगेतर है, पर अभी तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है सानिया। तो तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सानिया दीपा जी की बात सुन अपना सिर झुका लेती है और धीमी आवाज में रोते हुए कहती है, सॉरी बड़ी माँ, आई एम सॉरी। कल मेरा बर्थडे था तो मैंने और विक्रम जी ने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और इतना बोल सानिया चुप हो जाती है। वहीं सानिया की बात सुन दीपा जी अपनी नज़रें उससे फेर लेती हैं। सानिया आगे जाकर दीपा जी के हाथ पकड़ लेती है और मासूमियत का चोला उड़कर कहती है, आई एम सॉरी बड़ी माँ, लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। दीपा जी उसके छूने से थोड़ा पीछे हो जाती है क्योंकि सानिया की हालत बहुत खराब थी, उससे बहुत गंदी गंध आ रही थी। वह पीछे हटकर अपना चेहरा ढक लेती है, जिसे देख सानिया को बहुत इंसल्टिंग लगता है, पर वह वीर तरफ देखकर कहती है, भाई बाहर वो मीडिया क्यों है इतनी? और सब लोग शान के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? आपको पता है, वो लोग शान को रेपिस्ट, मर्डर और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं? उसने अपनी आवाज में अधिकार और अहंकार भर लिया। वो शान के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? शान राठौर परिवार का बेटा है और वो शान की इंसल्ट करके राठौर फैमिली की इंसल्ट कर रहे हैं। डैड, आप तो कुछ करेंगे न? उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपके बेटे को ऐसे कहने की? उसकी बात सुन के एसआर उसे अपनी ठंडी नजरों से देखते हुए एक अचूक आवाज में कहते हैं, वो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सानिया। सानिया उनकी बात सुन हैरानी से उन्हें देखती है। केएसआर ने अपनी आवाज और सख्त कर ली, और शान मेरा बेटा नहीं है, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो आइंदा से मेरे सामने तुम्हें उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। सानिया केएसआर की बातें सुन स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें फैली हुई थीं और वह हकलाते हुए कहती है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं डैड? आपने शान से सारे रिश्ते तोड़ दिए, पर क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और शान है कहाँ? वो आपको समझाएगा कि जो भी ये लोग उसके बारे में कह रहे हैं वो गलत है। केएसआर उसकी बात सुन आंखों में एक खतरनाक चमक लाकर कहते हैं, तुम्हारा प्यारा भाई अब अपनी सही जगह, जहां उसे होना चाहिए था, जेल में। और मुझे अब किसी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, खास तौर पर तुम्हारा और तुम्हारे भाई का तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर अब भी तुम्हें अपने भाई का साइड लेना है तो तुम ले सकती हो, पर अपने रिस्क पर। इतना बोल वह सबको देखकर बोलते हैं, और आप सब जाए अपने कमरे में, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी इस घर में। इतना बोल के एसआर गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर बाकी घर वाले भी चुपचाप वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सानिया के सआर की बातें सुन अपनी जगह पर जम जाती है। क्या कहा? शान जेल में? कैसे और क्यों? और कोई उसे निकलवा क्यों नहीं रहा वहां से? और ऐसा भी क्या हो गया एक ही रात में कि सब कुछ इतना बदल गया? सानिया सवाल भरी नजरों से वीर की तरफ देखती है। वीर उसकी आंखों में सवाल देखकर समझ जाता है कि वह क्या पूछना चाह रही है। वीर शांत, भारी आवाज में कल पार्टी में हुई एक एक बात सानिया को बताता है। सानिया जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी, उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा, कहीं उसका भी नाम तो सामने नहीं आया इन सब में। नहीं, अगर उसका नाम सामने आया तो वह तो बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि उसका नाम नहीं आया हो इन सब में। कुछ देर में जब वीर अपनी बात पूरी करता है तो सानिया को देखकर धीमे से कहता है, देखो सानिया, डैड सही कह रहे हैं। शान ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। इट्स अ क्राइम। मैं जानता हूँ तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि शान ऐसा कर सकता है। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि जो कल तक छोटा सा
मासूम लड़का था, वो आज इतने बड़े बड़े क्राइम कर सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी अब, पर खुद को समझाओ सानिया। वीर की आवाज में एक गहरा दर्द था जो उसके अपने अतीत से जुड़ा था। क्योंकि जो गलती उसने नहीं की, हम उसका गिल्ट लाइफ टाइम अपने साथ नहीं रख सकते। इसलिए जैसा डैड ने कहा वैसा ही करो और भूल जाओ शान को। भूल जाओ कि तुम्हारा शान जैसा कोई भाई भी था। अब वो बस एक क्रिमिनल है, एक रेपिस्ट है। इसलिए प्लीज, आई नो ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम शायद सबसे ज्यादा उसके करीब थी, पर रियलिटी को एक्सेप्ट करो और कुछ दिन घर से बाहर मत जाना जब तक डैड सब संभाल नहीं लेते। ठीक है। वीर की सारी बातें सुन सानिया बस सिर हिला देती है। तो वीर आगे कहता है, ठीक है, जाओ अपने कमरे में, तुम जाकर शावर ले लो और अपने आप को क्लीन करके आराम करो। इतना बोल वीर वहां से निकल जाता है अपने कमरे की तरफ। वीर के जाने के बाद सानिया के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा जाता है। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसने अपनी सांस न जाने कितने समय से रोक रखी थी। वह बुदबुदाते हुए खुद से कहती है, थैंक गॉड कि इन सब में मेरा नाम नहीं आया। मैं तो डर ही गई थी। एक पल लगा जैसे सब खत्म होने वाला है। फिर भाई की सारी बात सुन के मेरी जान में जान आई। पर अब मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा और कुछ दिन शांत रहना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी इन सब में कहीं मेरा नाम आया तो डैड शान की तरह मुझे भी घर से निकालने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। इतना बोल सानिया अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जाते हुए वह लगातार खुद से बातें कर रही थी कि मैंने हमेशा शान को समझाया था कि जो करना है सब सावधानी से करो। छोटे पापा ने उसे हमेशा इतनी बार समझाया, इतनी दर्द वाली सजा दी थी कि वह अपनी हरकतें सुधारे और कोई भी चीज़ प्लान करके किया करे। पर वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ था, इसीलिए तो आज पकड़ा गया। वह आगे सोचती है, अब मुझे इस बारे में चाचू से बात करनी होगी। उन्होंने क्या सोचा है आगे शान के बारे में। अब मैं उससे मिलने तो जा नहीं सकती और जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मीडिया जो पागल है, अगर मुझे गलती से भी उसके आसपास देखा तो ये सब मुझे भी फंसा देंगे। एक काम करती हूँ, कुछ दिन घर पर ही रहती हूँ शांति से। जैसे शान के बारे में जानकर मुझे सदमा लगा है और मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, यही सही है। इतना बोल वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अभियान कार ड्राइव कर रहा था और उसके पास वाली सीट पर मायरा बैठी थी। उनकी सुरक्षा के लिए उनके आगे और पीछे 10-10 कारें और थीं। मायरा एक नज़र उठाकर सामने के रास्ते को देखती है और फिर अपना ध्यान अपने हाथ में पकड़े टैबलेट पर कर लेती है और कुछ टाइप करने लगती है। अभियान उसे इतना सीरियस देख उसके एक हाथ में अपने हाथ की उंगलियां इंटरलॉक कर लेता है और उसके हाथ पर किस करते हुए इंटेंसिटी से उसे देखते हुए कहता है, क्या कर रही हो जान? मैं यहाँ तुम्हारा पास बैठा हूँ और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे टैब पर है। ऐसा भी क्या देख रही हो तुम उसमें? मायरा अभियान की बात सुन टैब में देखते हुए ही कहती है, पहला तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और दूसरा अब तुम मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहे हो। मायरा थोड़ा गुस्से में कहती है। अभियान उसकी बात सुन मुस्कुराता है, आह, तो मेरी जाने मन गुस्सा है। पर क्यों बेबी? और वैसे भी मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेके जा रहा हूँ। इट्स अ सरप्राइज। बस 10 मिनट हम पहुँचने वाले हैं। तो अब तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? मायरा टैब से नज़र हटाकर उसे देखती है, क्या तुम्हें पता है मैं एक सिंगर हूँ? अभियान चौंक कर, व्हाट सिंगर? तुम? पर कब? मतलब आई नो यू लाइक सिंगिंग, पर तुम सिंगर नहीं हो। मायरा उसकी बात सुन एक स्मर्क करते हुए, वेल मैं पहले सिंगर नहीं थी, अब नाउ आई एम अ सिंगर। मायरा सिंह राठौर MSR इज अ सिंगर। यू नो व्हाट, कितनी पॉपुलैरिटी है मेरी पूरी दुनिया में। अभियान उसकी बात में छिपा हुआ मतलब समझते हुए, ओह MSR इज अ सिंगर, नाउ आई गेट इट। पर तुम अभी इस बारे में क्यों बात कर रही हो? मायरा अभियान के सवाल पर अपनी टैबलेट की तरफ देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, गुड क्वेश्चन। तो जो कल इंडिया में ये सारा मेस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से मेरे डैड और दादी को काफ़ी नाम खराब हो रहा है, और मैं भी एक राठौर हूँ। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी दादी, डैड, मॉम सब ने ये नाम बहुत मुश्किल से इतना बड़ा किया है, तो मैं इसे ऐसे ह्यूमिलिएट तो नहीं होने दे सकती। मायरा अपनी आवाज़ में निश्चितता लाती है, और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि मेरे दादू को उनके नाम से कुछ ज़्यादा ही प्यार है।
अब बस ये एक मास्टर स्ट्रोक है मेरी तरफ से सबके लिए। मैंने सोचा है कि मैं एक कॉन्सर्ट करूंगी इंडिया में, और मायरा की जो छिपी हुई सिंगर प्रोफाइल है उन्हें पब्लिक करूंगी, और जितना भी पैसा उस कॉन्सर्ट से आएगा वो हम डोनेशन में देंगे। और हाँ, इस कॉन्सर्ट से पहले सबको ये भी पता चल जाएगा कि शान और सानिया डैड के बच्चे नहीं हैं। मायरा आंख उठाकर अभियान को देखती है। उसकी एक भौं उठी हुई थी। बस, आई थिंक बहुत है, वॉट यू से। वही अभियान उसकी बात सुन बिल्कुल सदमे में था। वह मायरा की तरफ देखकर अपने चौंकाने वाले भावों को छिपाए बिना कहता है, ओह माय गॉड, सच अ क्लेवर यू आर। मतलब, एक तीर से कितने निशाने। पहला, राठौर की डूबी हुई इज्जत बचाना। दूसरा, इतना बड़ा डोनेशन। और तीसरा, सबको ये क्लियर करना कि शान और सानिया केएसआर के असली बच्चे नहीं हैं, बल्कि तुम उनकी असली बेटी हो। अमेजिंग जान, काफी आगे की सोच है तुम्हारी। मायरा उसकी बात सुन हंसते हुए, बिल्कुल, मैंने तो और भी आगे तक का सोच रखा है। बस तुम देखते जाओ आगे क्या क्या करने वाली हूं मैं। इतना बोल मायरा शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद अभियान अपनी कार रोककर मायरा की तरफ का गेट खोलता है। मायरा कार के बाहर आती है और सामने देखती है। वहां देखते ही उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। वह बिना किसी अभिव्यक्ति के अभियान को देखती है और कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं। अभियान मायरा की बात सुन उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए, क्योंकि यहाँ के सब लोग तुमसे मिलना चाहते थे। अब चलो अंदर चुपचाप। इतना बोल अभियान मायरा को अंदर लेकर जाने लगता है। जहां अभियान मायरा को लाया था वह मायरा के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक अनाथालय था। ऐसे ही अनाथालय और वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम्स मायरा ने अनाथ बच्चों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए बनवाए थे। हर एक अनाथालय और वृद्धाश्रम बेस्ट फैसिलिटीज से बना था, जिसमें हर तरफ कंफर्ट का ध्यान रखा गया था। बच्चों और बूढ़ों की जरूरत का हर सामान उन अनाथालयों में था। मायरा के इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश बहुत से लोगों ने की थी, जिसमें माइकल अभियान का बिजनेस राइवल नंबर 1 पर था। पर अभियान ने मायरा के सपने को कभी अधूरा नहीं रहने दिया। उसने कोई भी समस्या मायरा तक पहुंचने से पहले खुद ही हल कर दी थी, और मायरा के जाने के बाद अभियान ने उसका ये प्रोजेक्ट पूरा किया था। अभियान मायरा के साथ ऑर्फनेज के अंदर जाता है। वहां गार्डन में बहुत सारे बच्चे खुशी से खेल रहे थे और उनके साथ उनकी देखभाल करने वाली केयर टेकर्स भी थीं। अनाथालय की मुख्य संचालक अभियान को देखते ही उसके पास जाती है और गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है। अभियान गार्ड्स के साथ लाए गए सामान को बांटने का आदेश दे देता है और खुद मायरा को बच्चों से मिलवाता है। वहां से बच्चे बहुत प्यारे थे। सब एक एक करके अभियान और मायरा को हेलो बोलते हैं। मायरा चुपचाप बस उन बच्चों को देख रही थी, क्योंकि उसे बच्चों से बात करना या डील करना नहीं आता था। तभी उसके अहंकार और क्रूरता की दीवारों को भेदता हुआ एक नन्हा सा गुलाबी तूफान आया। एक छोटी सी लड़की जिसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, तेज कदमों से आए और एक पल की भी देरी किए बिना मायरा के पैरों से कसकर लिपट गई। मायरा अवाक रह गई। उसका ठहरा हुआ शरीर झटके से चौंक उठा। वह असहज होकर अपना सिर नीचे झुकाती है तो देखती है एक परियों जैसी मासूम बच्ची गुलाबी फ्रॉक में उसे प्यार से जकड़े हुए थी। मायरा उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी आंखों ने उस बच्चे की तरफ देखा। उस लड़की ने एक गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। वह बहुत क्यूट लग रही थी। मायरा, जिसे लाखों का डील संभालना आता था, वह एक बच्चे से निपटने में पूरी तरह नाकाम थी। उसने अजीब आवाज में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कोई दिक्कत है? तुम्हें कुछ चाहिए? बोलो। वो छोटी लड़की मायरा की बात सुन ना में सिर हिला देती है और ज्यादा करीब आकर मायरा को कसकर गले लगा लिया। मायरा भी उसे गले वापस लगाती है। ये स्पर्श सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, ये शुद्ध निस्वार्थ प्रेम था। वो लड़की फिर दर्द और खुशी के मिश्रण में सिसकती हुई बोलती है, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। मायरा अपने सामने खड़ी उस छोटी लड़की की सुन चौंक जाती है और उसे अपने से थोड़ा दूर करके देखती है। वो लड़की रो रही थी। मायरा उसके आंसू पोंछते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ बेबी, आप क्यों रो रही हो, और आप मुझे थैंक और एंजल क्यों बोल रही हो? मायरा की बात सुन वो छोटी लड़की हंसते हुए बहुत क्यूटली कहती है, मैं आपको एंजल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सच में एक एंजल हो। आपको पता है अपने की वजह से मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है।
मायरा उसकी बात सुन हल्की सी स्माइल कर उसके नोज पर टैप करते हुए कहती, अच्छा और मैंने ऐसा क्या कर दिया है? छोटी लड़की, अले आपको नहीं पता, पहले मेरी दुनिया में सिर्फ अंधेला था। मैं देख नहीं सकती थी, सब कुछ काला डलावना था। मेरे मम्मा डैडी ने भी मुझे खुद से दूर कर दिया था क्योंकि मैं अंधी थी। फिर आपको पता है सुसेन आंटी मुझे यहाँ लाए, उन्होंने कहा ये एंजल घर है और एंजल मुझे ठीक कर देगी। फील आपने मेरा ऑपरेशन कराया और अब मुझे नई आंखें मिली हैं। मैं ठीक हो गई। देखो वो अपने एस हो टच करते हुए कहती, देखो मैं इस दुनिया को, आपको, रंगों को और सब चीज को देख सकती हूँ। और ये सब कितना अच्छा है। इतना कह वो खिलखिला कर हंसने लगती है। वही उसकी मासूमियत से मायरा का गला रुंध जाता है। वो अपनी नज़ारे उठा सुसेन आंटी को देखती है तो सुसेन आंटी अपना से हाँ में हिला देती है। तभी वो छोटी लड़की आगे बताती है, आपको पता है ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, सब मुझसे बात करते हैं, कोई मुझे दूर नहीं भगाता और न ही मुझे रूम में बंद करता है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। ओल आपको पता, आंटी ने मुझे सुबह बताया था कि आज एंजल हमसे मिलने आने वाली हैं और आप आ गई। एंजल, आई लव यू एंजल, आप बहुत अच्छी हो। इतना बोल वो छोटी लड़की मायरा से थोड़ा दूर होकर उसे छोटा सा टेडी देते हुए गर्व से कहती है, एंजल ये आपके लिए है और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपके लिए इससे भी बड़ा वाला टेडी लाऊंगी। पक्का, पिंकी प्रॉमिस। मायरा की आंखें उसकी बातें सुन नम हो जाती हैं और वह अपनी नमी को छुपाते हुए एक सच्ची मुस्कान के साथ उसके हाथ से टेडी बियर ले लेती है। वह अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखती है, कितनी छोटी और मासूस है ये। मायरा उसे प्यार से गले लगाते हुए उसके माथे पर किस करती है और कहती है, यू आर सो स्वीट। किरो और एंजल मैं नहीं, एंजल तो तुम हो। इतना बोल वह उसकी नाक पर टैप करती है और उसे अपनी गोद में लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेबी? वो लड़की, मेरा नाम कायला है। मायरा, ओह कायरा, नाइस। कायरा अभियान की तरफ इशारा करते हुए, ये कौन है एंजल? मायरा उसकी बात सुन प्यार से अभियान को देखती है। उसकी आंखों में कोमलता थी। वो अभियान को देखते हुए कहती, जैसे मैं तुम्हारी एंजल हूँ वैसे ही ये मेरे एंजल हैं। कायरा पाउट बनाकर, ओ तो ये क्या सबसे बड़े वाले एंजल है? मायरा उसकी बात सुन हंसते हुए, हाँ तुम कह सकती हो। मायरा और कायरा ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं। मायरा पहली बार किसी बच्चे से इतनी बातें रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मायरा और अभियान और कुछ समय अनाथालय में बिताते हैं जहां वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं बच्चों के साथ, खासतौर पर कायरा के साथ। वो बहुत सारी फोटोज लेते हैं। फिर उनके जाने का समय आ जाता है। कायरा तो मायरा को छोड़ ही नहीं रही थी और मायरा को भी वो बहुत अच्छी लगी थी। मायरा उससे दोबारा मिलने का वादा करती है और फिर वहां से निकल जाती है क्योंकि शाम को उन्हें इंडिया के लिए भी निकलना था। न्यूयॉर्क से मायरा और अभियान इंडिया के लिए निकल चुके थे। प्राइवेट जेट में मायरा अभियान के पास बैठी कहीं खोई हुई सी खिड़की के बाहर अनंत अंधेरे को देख रही थी। अभियान बस मायरा को देख रहा था क्योंकि मायरा जब से कायरा से मिलकर आई थी बहुत शांत थी। उसकी ये चुप्पी अभियान को पसंद नहीं आ रही थी, उसे बेचैन कर रही थी। जब उससे और नहीं रहा जाता तो वह मायरा के हाथ पर अपना हाथ रखता है और अपनी उंगली से उसके चेहरे को हल्के से अपनी तरफ मोड़ता है। उसकी आंखों में गहरी नजर डालकर कहता है, क्या हुआ जान, कहाँ खोई हो तुम? मैंने नोटिस किया जब से हम अनाथालय से आए तुम बहुत साइलेंट हो। क्या कुछ है मायूं? क्या मैंने कुछ किया? मायरा अभियान की बात सुन उसकी अधूरी आंखों में देखती है। उन आंखों में दुनिया का सारा प्यार भरा था। मायरा अभियान के सीने पर सिर रख देती है और फिर उसको कसकर गले लगाकर कहती है, थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। अभियान मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है और हल्का सा हंसकर कहता है, थैंक यू। और वो किस लिए? तुम तो मुझे कभी थैंक यू नहीं बोलती। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना पड़ रहा है? मायरा उसकी बात सुनती है और उसकी आवाज़ भर जाती है, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया इसलिए तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। मेरे यहाँ न होने के बाद भी तुमने वो प्रोजेक्ट पूरा किया। मेरे यहाँ न होने के बाद भी तुमने हर काम इतने अच्छे से किया। वह अभियान के सीने पर अपना चेहरा और दबा लेती है। उसकी आवाज़ आंसुओं से भीग जाती है। मैं जानती हूँ उस दिन अपनी आंखों के सामने कार को ब्लास्ट होता देख तुम पर क्या बीती होगी। तुम टूट गए होगे, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा,
फिर भी तुमने मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया। तुमने उन बच्चों को जीने की होप दी, उन्हें वो सब दिया जो उन्हें चाहिए था। यू आर माई एंजल, अभी। आई लव यू सो मच। अभियान मायरा की बात सुन उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उसके माथे पर सॉफ्ट किस करता है और कहता है, मायरा, वो प्रोजेक्ट तुम्हारा वजूद था। तुमने उसे इतना परफेक्ट बनाया था कि मुझे बस उसमें सांस भरनी पड़ी। तुम मेरे पास नहीं थी, पर मेरे दिल में तुम हमेशा थी। हर दिन, हर सांस में तुम थी जिसने मुझे वो काम करने की हिम्मत दी। क्रेडिट मुझे नहीं, जान, तुम्हें जाता है। ये सब तुम्हारी रूह ने किया है। मायरा उसकी बात सुन आंखों में प्यार भरकर एक गहरी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता था तुम यही कहोगे। अभियान उसका ध्यान इन बातों से हटाने के लिए उसके होंठों पर किस करके कहता है, वैसे जान, तुम्हें कायरा कैसी लगी? इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद किड्स, इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद किड्स। कायरा का जिक्र सुन मायरा की आंखों के सामने कायरा का चेहरा आ जाता है और चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, कायरा बहुत अच्छी है, कितनी क्यूट थी वो, कितनी मासूम, प्यारी सी। और लुक, उसने मुझे गिफ्ट भी दिया। मायरा उस टैडी की तरफ इशारा करते हुए कहती है जो उसे कायरा ने दिया था, वह उसे अपने साथ लेकर आई थी। अभियान शरारती अंदाज में, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें कायरा पसंद आए और तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मायरा गहराई से, हाँ, मुझे कायरा बहुत पसंद आई। पहले तो मुझे नहीं पता था कि बच्चों के साथ कैसा लगता है, पर आज कायरा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और वो सारे बच्चे भी बहुत अच्छे थे। आई लव किड्स। अभियान ने अपनी शरारती मुस्कान को ज्यादा नटखट बनाया और मायरा को अपनी बाहों में भरकर अंगड़ाई ली। अच्छा, यू लव किड्स, ग्रेट। तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? वॉट यू से? मायरा अभियान की बात सुन और उसकी शरारती मुस्कान देख अपनी एक भौं उठाकर उसके गले में अपनी बाहें डालती है, छेड़ते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए। अच्छा, तो मिस्टर अभियान को बेबी प्लानिंग करनी है? अभियान मायरा की कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए, जी बिल्कुल, जब हम अभी से बेबी प्लानिंग करेंगे तभी तो मुझे मेरी लिटिल मायरा मिल पाएगी। यू नो ना, मेहनत करने से ही फल मिलता है, तो हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। अभियान की बात सुन मायरा के गाल लाल हो जाते हैं। अभियान उसके लाल गाल देख उन पर प्यार से बाइट करते हुए, आह, लिटिल मायरा की मम्मा को शर्म आ रही है। मायरा उसकी बात सुन अपना चेहरा साइड करते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती, समझे? अभियान उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, ओह रियली? और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ये हरी हरी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। इतना बोल वह अपना चेहरा मायरा के और करीब ले जाने लगता है। मायरा अभियान को इतना करीब आता देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ पल में दोनों के होंठ मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को डीप एंड पैशनेट किस करने लगते हैं। इंडिया में अभी भी किसी को खबर नहीं थी कि मायरा वापस आ रही है और साथ में अपने साथ एक तूफान भी ला रही है, जिसके आने से बहुत से लोगों की नींव हिल जाएगी। 6 फीट 2 इंच का वह चलता फिरता तूफान अभियान, जिसके आने से बहुत से लोगों की खुशी की दीवारें ढह जाएंगी। जो लोग अभी तक अपने आप को इस कहानी का हीरो मान रहे थे, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। बहुत जल्द उनका सामना असलियत से होने वाला था। तो क्या करने वाली है मायरा? केस तूफान आएगा अब, और किसके किसके राज खुलेंगे अब? क्या सबको पता चलेगी सच्चाई? क्या इतनी जल्दी अभियान आएगा सामने? केस होगा मायरा का कॉन्सर्ट, और क्या धमाल करेगी मायरा कॉन्सर्ट में? और क्या मायरा देगी शान को देगी पॉइजन? टू बी कंटिन्यूड।